हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उस आईटीआर में गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जो है वो ऑलरेडी नोटिफाइड हो गए हैं। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआर 3 फॉर्म जो है वो भी नोटिफाइड कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उस आईटीआर में यदि आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है और यदि आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करते हैं, तो उस आईटीआर 3 फॉर्म में आपको क्या क्या मेजर चेंजेस है जो कि देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेजर चेंजेस इन आईटीआर 3 फॉर्म फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है? तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई भी इनकम रिसीव होती है या कोई भी लॉस होता है, चाहे उस पर टैक्स ऑडिट की प्रोविज़न एप्लीकेबल हो या नहीं हो, तो उस केस में वो आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका आईटीआर 3 फॉर्म होता है वो आपका मास्टर फॉर्म होता है, जिसमें आपकी सभी टाइप की इनकम की रिपोर्टिंग की जाती है। चाहे वो इनकम आपको सैलरी या पेंशन से रिसीव होती है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से रिसीव होती है, या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से रिसीव होती है, या फिर कैपिटल गेन से रिसीव होती है, या फिर आपको किसी अदर सोर्सेज से इनकम रिसीव होती है। और साथ ही यदि आपको पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई रेमुनरेशन रिसीव होता है, तो उस केस में भी आप आईटीआर 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ कैपिटल गेन। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 3 फॉर्म फाइल किया जाएगा, तो उसमें यदि आपका कोई कैपिटल गेन है, तो अब आपका जो कैपिटल गेन है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। यानी कि आपको 23 जुलाई 2024 से पहले कितना कैपिटल गेन हो रहा है और 23 जुलाई 2024 के बाद में कितना कैपिटल गेन हो रहा है, इन दोनों की रिपोर्टिंग जो है वो सेपरेट की जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल गेन की टैक्स रेट है उसमें चेंजेस किए गए थे। तो अब यदि मान लो आपको 23 जुलाई 2024 से पहले अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। लेकिन यदि आपको कैपिटल गेन जो है वो 23 जुलाई 2024 के बाद में होता है, तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट है कैपिटल लॉस ऑन शेयर बायबैक आफ्टर 1 अक्टूबर 2024। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा 1 अक्टूबर 2024 के बाद में कोई भी शेयर का बायबैक किया जाता है, और बायबैक करने पे अगर आपको कोई कैपिटल लॉस होता है, तो उस केस में अब आपको आईटीआर 3 फॉर्म में कैपिटल लॉस की सेपरेट रिपोर्टिंग करनी होगी। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है बायबैक ऑफ शेयर पे, तो उस इनकम की रिपोर्टिंग आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे टैक्स पेयर को ध्यान रखना है कि यदि उनके द्वारा अपनी डिविडेंड इनकम की करेक्ट रिपोर्टिंग की जाती है, तो ही वो बायबैक ऑफ शेयर के संबंध में जो कैपिटल लॉस है उसका क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस है आपके असेट्स एंड लाइबिलिटी रिपोर्टिंग लिमिट इंक्रीज टू ₹1 करोड़ ऑफ टोटल इनकम। तो अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भी टैक्स पेयर है जिसकी मान लो इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उनको अपनी जितनी भी असेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उन सभी की रिपोर्टिंग आईटीआर फॉर्म जो है उसमें करना मैंडेटरी होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो 50 लाख रुपए की लिमिट है उसको इंक्रीज़ करके 1 करोड़ रुपये कर दिया है। तो इस तरीके से अब यदि कोई टैक्स पेयर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उन्हें आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय अपनी सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ जो है उनकी रिपोर्टिंग आईटीआर 3 फॉर्म में करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सेक्शन 44BB(c). तो अब आपके बजट 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के संबंध में, सेक्शन 44BB(c). तो अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है जिसके द्वारा क्रूज का बिजनेस ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पर्सन के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्रॉस पैसेंजर रिसिप्ट का 20% प्रॉफिट एज ए डीम्ड इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनहांस रिपोर्टिंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एक्सेट्रा। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उस आईटीआर में यदि मान लो आपके द्वारा 80C में कोई भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, जैसे कि मान लो अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में या पीपीएफ अकाउंट में या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, या फिर मान लो आपके द्वारा कोई होम लोन ले रखा है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट का अगर आपके द्वारा पेमेंट किया जाता है, या फिर मान लो अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस का कोई पेमेंट किया जाता है, या फिर आपके द्वारा एचआरए की अगर कोई डिडक्शन क्लेम की जाती है,
तो इस तरीके से ITR फाइल करते समय आपको इन सभी इन्वेस्टमेंट की रिपोर्टिंग जो है वो सेपरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये चेंजेस करने का मेन पर्पस ये है कि टैक्स पेयर के द्वारा जो डिडक्शन क्लेम की जाती है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके और जो डिस्क्रिपेंसीज होती है उसको रिड्यूस किया जा सके, ताकि ओवरऑल टैक्स का कंप्लायंसेस किया जा सके। नेक्स्ट है TDS सेक्शन कोड रिपोर्टिंग इन TDS शेड्यूल। तो क्या होता है कि जब भी हमें कोई इनकम रिसीव होती है और वो इनकम हमारी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस इनकम पे हमारा TDS भी डिडक्ट किया जाता है। जैसे कि यदि मान लो हमको सैलरी की इनकम रिसीव होती है तो 192 में TDS डिडक्ट किया जाता है। कमीशन की अगर इनकम है तो सेक्शन 194H में TDS डिडक्ट किया जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई इनकम रिसीव होती है तो सेक्शन 194C में TDS डिडक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही उस सेक्शन में TDS डिडक्ट किया जाता है। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो उस ITR में अब आपके TDS सेक्शन के कोड भी इंसर्ट कर दिए हैं, यानी कि आपका जिस सेक्शन में TDS डिडक्ट किया गया है ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको वो सेक्शन सेलेक्ट करना है और उसमें आपकी कितनी इनकम पे TDS डिडक्ट किया गया है वो डिटेल आपको इंसर्ट करनी है। नेक्स्ट है आधार नंबर मैंडेटरी। तो अभी तक क्या होता था कि यदि मान लो आपके पास आधार नंबर नहीं है लेकिन आपके पास आधार एनरोलमेंट ID है तो उसके बेसिस पे भी आप अपनी ITR फाइल कर सकते थे। लेकिन अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाती है तो उस केस में आपके पास आधार नंबर होना मैंडेटरी है, यानी कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो उस केस में आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट वैलिडेट। तो अभी तक क्या होता था कि टैक्स पेयर के द्वारा यदि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती थी तो उस रिटर्न में उसको अपने सारे बैंक अकाउंट की रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी होता था, चाहे वो उसका करंट अकाउंट हो, चाहे उसका सेविंग अकाउंट हो या उसका जॉइंट बैंक अकाउंट हो। और साथ ही उसे एक बैंक को वैलिडेट करना पड़ता था जिसमें उसका रिफंड जो है वो क्रेडिट किया जा सके। तो अब यहाँ पे टैक्स पेयर को ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि वो अपने मल्टीपल बैंक अकाउंट जो है उसको वैलिडेट कर सकता है, ताकि यदि उसके किसी एक बैंक अकाउंट में अगर एरर आ रही है तो डिपार्टमेंट के द्वारा उसके किसी दूसरे वैलिडेट बैंक अकाउंट में रिफंड क्रेडिट किया जा सके। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ITR 3 फॉर्म जो है उसमें किए गए हैं। तो जैसे ही ये फॉर्म आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव हो जाएंगे तो उसमें यदि और भी कोई चेंजेस होंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।